हेलो दोस्तों, पीएचडी साइकोलॉजी हेल्प्स डेली बाय पवन गुगरी में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीरीज नंबर 1 चैप्टर 2 का पार्ट 5 के बारे में, यानी मेंटल हॉस्पिटल्स के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं मेंटल हॉस्पिटल के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। दोस्तों, जैसे जैसे मानव सभ्यता बदलते गया, वैसे वैसे व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक बदलाव होते गए, और उसी के साथ शारीरिक बदलाव तो उसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन अगर मानसिक बदलाव के बारे में बात करें तो इसमें बहुत बड़ा अंतर पड़ा है। बहुत बहुत कुछ बदलाव हुआ है। इंसान के शारीरिक बीमारी के लिए प्राचीन काल से ही कुछ ना कुछ उपाय करते आए हैं, लेकिन उस प्राचीन काल में मानसिक बीमारी ये भी कुछ एक प्रकार की बीमारी है, ये तक नहीं मानते थे। शारीरिक बीमारी के इलाज के लिए वैद्यकीय कक्ष का विकास होता गया, और शारीरिक बीमारी के इलाज के लिए थोड़े बहुत कुछ उपाय थे, लेकिन मानसिक बीमारी के इलाज के बारे में अगर बात करें तो ना के बराबर ही कोई उपलब्ध थे, कोई सुविधाएं उपलब्ध थी। 15वीं सदी के दौरान पागलों के लिए सबसे पहले स्पेन में मेंटल हॉस्पिटल यानी पागल खाने का शुरुआत हुआ। फिर इसी 15वीं सदी में यानी 1547 में लंदन में मानसिक बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल शुरू किया गया। उस अस्पताल का नाम था द प्रायोरिटी ऑफ सेंट मेरी ऑफ बेथलम। उसके बाद नीदरलैंड के गिल इस शहर में मानसिक बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल शुरू किया गया, लेकिन वहाँ पे मानसिक बीमार से जो पीड़ित लोग थे उनको इलाज करने के नाम से उनके ऊपर अन्याय अत्याचार किया जाता था, और उनके साथ अमानवीय रूप से बर्ताव किया जाता था। समय के साथ साथ मेंटल हॉस्पिटल्स निजी फायदे के लिए चलाए जाने लगे, और उस समय के न्यूज़पेपर में इसके बारे में खुले तौर पर मैड हाउसेस के बारे में वो एडवर्टाइजिंग करने लगे। 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक मानसिक रोगियों को बहुत गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और उन्हें शिकार होना पड़ा। जो लोग हालात से गरीब थे, ऐसे गरीब पागलों को वर्क हाउसेस या उन्हें पुअर हाउसेस में रखे जाते थे और उन्हें जेल में रखे जाते थे। लेकिन जिन लोगों की हालत थोड़ी अच्छी थी, ऐसे लोगों को अच्छे मैड हाउसेस, थोड़े सुविधा वाले मैड हाउसेस में रखे जाते थे। फिर इन मैड हाउसेस में भी क्लासेस बनते गए। गरीब, मिडिल क्लास और अमीर लोगों के लिए अलग अलग मैड हाउसेस बनते गए। 1972 में ससेक्स के टाइसर्ट्स इस हाउस में अमीरों के लिए अलग बेसमेंट होती थी। अगर हम इसके बारे में अगर बात करें तो इनके लिए कुछ अच्छे सुविधाएं थी, लेकिन इसके अलावा अलग मैड हाउसेस के अगर बारे में बात करें तो उनकी हालत बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयानक थी। मैड हाउसेस या इन जैसे अस्पतालों में काम करने वाले को मैड डॉक्टर्स या एलिनिस्ट कहने लगे, फिर बाद में इन्हें साइकेट्रिस्ट कहने लगे। मानसिक रोगियों को या मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों को उनके उनके ऊपर इलाज के नाम से उनका खून बहाया जाता था, उनको उनके ऊपर अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता था, और कभी कभार उनको ब्रांडी पिलाया जाता था। एक प्रकार का सुकून देने वाला विषय था। पागलपन के कारण जिनको झटके आते थे, ऐसे लोगों को होश में लाने के लिए ठंडे पानी से नहलाया जाता था, और उनको एक कुर्सी पर बिठाकर 1 मिनट में 100 चक्कर हुए इस स्पीड से उन्हें घुमाया जाता था, और साथ ही उनके दिमाग में खून बढ़ना चाहिए, इसके लिए उनको उल्टा लटकाया जाता था। 18वीं सदी में मेंटल हॉस्पिटल्स की स्थिति कुछ ऐसी थी, जिनको मेंटल हॉस्पिटल में एंट्री करना है उनको टिकट लेना पड़ता था, और उन्हें पागल लोग जिस तरीके से हरकत कर रहे वो देखने में मज़ा आता था। और लोगों को मेंटल हॉस्पिटल एक एंटरटेनमेंट के लिए एक अड्डा बन गया था। और उस समय अगर एक कहावत बताए तो पैसा पे एक तमाशा देख, ऐसा कुछ हालत था। 19वीं सदी के शुरुआत में मानसिक रोगियों को गायरेटर नाम के विल मशीन को बांध दिया जाता था और उन्हें तेज रफ्तार से घुमाया जाता था। उस समय के डॉक्टरों का मानना था कि ऐसे करने से उनके शरीर के अंदर जो खून है वो दिमाग तक बढ़ जाएगा और उन्हें शांति सा महसूस होगा, और उसी के साथ उन्हें गर्म रॉड से उनके ऊपर दिमाग के ऊपर गूंदा जाता था, और उन्हें कभी कभार उन्हें ठंडे बर्फ पानी में उनका सिर डुबाया जाता था। ऐसे अजीबोगरीब तहरीज, अजीबोगरीब गरीब इलाज उस समय किया जाता था। उस जमाने में इन अस्पतालों में एक ही पलंग पर 4-5 लोगों को सोना पड़ता था, और कभी कभार इनको बिना चद्दर के ज़मीन पर सोना पड़ता था, और साथ ही इनको कई बार चाबुक से मारा जाता था, और इनके साथ कई कैदी लोगों को भी इनके साथ रखा जाता था, और एक कैदी लोग भी इनको मारते थे। उस समय इन लोगों को मानसिक बीमारी हुआ है,
वे लोग मानसिक बीमारी से जूझ रहा है। ऐसे उस समय के डॉक्टर सरकारी अधिकारियों को नहीं बताते थे। अगर ऐसा कोई बताने का कोशिश भी करता तो उन्हीं लोगों का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उस समय ऐसा माना जाता था कि उनके मानसिक बीमारी के लिए या पागलपन के लिए वे खुद ही जिम्मेदार है, या उनके ऊपर कोई शैतान, चुड़ैल या राक्षस ने उनको वश में किया है। ये विचार अभी भी समाज से पूरी तरह से नहीं गया था। ये विचार तभी था। इसी 18वीं सदी के पागल लोगों के बारे में और अस्पतालों के बारे में अगर बात करें, तो फ्रांस में पागल लोगों को जंजीरों से बांधकर गंदे जगह पर रखे जाते थे। और जर्मनी की अगर बात करें तो जर्मन में चाबुक से मारते थे। अगर अ, हम लंदन की बात करें, लंदन जैसे देश में पागल लोगों को नंगे करके घुमाते थे और उन्हें जंजीर बांधकर घुमाते थे। उस जमाने में पागल खाने को इतना गंदा रखा जाता था कि कोई अंदर घुसते ही, बदबू आते ही तुरंत ही वोमिटिंग या उल्टी हो जाए। उस समय बहुत सारे अस्पतालों में उन पागल लोगों को या मानसिक रोगियों को 8 बाय 8 रूम में एक ही जगह पर 12-13 लोगों को रखा जाता था। उस समय इन पागलखानों या अस्पतालों पर लोग आलोचना या शिकायतें करने लगे। और उस समय कुछ डॉक्टरों का कहना भी था कि मानसिक रोगियों को इलाज करने के लिए उन्हें अलग रखना चाहिए और उनको कुछ विशेष उनको उपचार देना चाहिए, उनके ऊपर ट्रीटमेंट करनी चाहिए। और इसीलिए उस समय उन्होंने बताया कि सिर्फ व्रत या प्रार्थनाएं, सिर्फ आध्यात्मिक या नैतिक उपचार इनके लिए उपयुक्त नहीं है। फिर बाद में ये माने जाने लगा कि मानसिक विकार अंततः शारीरिक व्याधि के कारण होते हैं और इसका इलाज प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा किया जाना चाहिए। इससे क्या हुआ कि अब सारी मैड हाउसेस चिकित्सा समुदाय के नियंत्रण में आ गई। लेकिन उस समय भी इन मानसिक बीमारियों के ऊपर कोई सटीक इलाज नहीं था। इसीलिए उस समय जो भी इस मैड हाउसेस के या इस समुदाय के जो व्यक्ति थे, वही कुछ लोग उसमें से संचालक बन गए। और उनका जितना भी नॉलेज है, उनका जितना भी ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर वो इलाज करने लगे। उस समय मानसिक विकार होने के पीछे हृदय और खून में दोष होने के कारण होता है, ऐसे समझने लगे। और तभी से लोग ये शब्द दोहराते हैं कि मेरा दिल टूट गया, तूने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा खून अभी भी बहुत गर्म है, मेरे खून में बहुत गर्मी है, ऐसे लोग कहते हैं। फिर उस समय ऐसे मानसिक रोगियों को रक्त वाहिनियों को छेद दिया जाता था और उनके अंदर जो दूषित रक्त है, दूषित खून है, उसको बहाया जाता था। ऐसे भयानक इलाज इन मानसिक बीमारी से जो पीड़ित थे उनके ऊपर किया जाता था। और साथ ही साथ इनको सुलाने के लिए इनको अफीम या शराब दिया जाता था और उन्हें वोमिटिंग करने लगाते थे और उनके पेट के अंदर जो गंदगी है उसे बाहर निकालने के लिए प्रयास करते थे। ऐसे भयानक इलाज उस समय उस मैड हाउसेस में चलते थे। अगर इससे भी इलाज नहीं हो पाए तो उन मानसिक रोगियों को स्ट्रेट वेस्टकोट्स में रखा जाता था। ये एक ऐसा उपकरण था जिसमें व्यक्ति हिल भी नहीं सकता था और इससे लगता था कि अगर शरीर बंदिस्त हो जाए तो मन भी किधर नहीं भटकेगा, ऐसा लगता था। इस स्ट्रेट वेस्टकोट्स में रखे व्यक्ति को किसी से भी बात करने की इजाज़त नहीं होती थी और किसी से भी मिलने की इजाज़त नहीं होती थी। अमेरिका में मनोरोगियों के लिए पहला मेंटल हॉस्पिटल 1769 में बेंजामिन रश के निर्देशन में स्थापित किया गया। और बेंजामिन रश का कहना था कि किसी भी मनोरोगियों को या मानसिक विकार से पीड़ित लोगों को चाबुक से नहीं मारना चाहिए या उन्हें किसी तरह का पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए। मनोरोगियों को नियंत्रण में लाने के लिए रश ने अपने कुछ नियम विकसित किए। उसने ट्रैंक्विलाइजर चेयर विकसित किया। ट्रैंक्विलाइजर चेयर एक ऐसा चेयर था जिसमें व्यक्ति को बिठाने से उसकी दिल की धड़कन धीमी होती थी। इसके कारण उस व्यक्ति या मनोरोगियों को शांत सा महसूस होता था और उसको अच्छा लगता था। उस कुर्सी में एक और खास बात ये थी कि मनोरोगियों के सिर, शरीर और पैर जैसे हिस्सों को ज़्यादा देर तक पकड़े रहने की सुविधा थी। और ये जो चेयर है अभी भी बेथेस्डा के नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में रखा गया है। 1700 साल तक सभी मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों को मैड कहकर बुलाते थे। फिर बाद में उन्हें मेंटल पेशेंट यानी मानसिक रुग्ण कहकर बुलाने लगे। 1794 में विलियम ट्यूक ने एक संस्था का निर्माण किया था। उसमें उसने जो भी मानसिक बीमार से पीड़ित लोग हैं या जो पागल लोग हैं उनके साथ मानवता सा बर्ताव किया जाना चाहिए, ऐसा उसका मानना था। 1796 में उन्होंने द आर क्रिस्टेड नाम का एक संस्था शुरू किया था और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि व्यक्ति को, जो भी लोग मानसिक बीमारी से पीड़ित है,
उन लोगों के साथ विवेक, करुणा, दया और मानवता से व्यवहार करने से ही उन्हें ठीक किया जा सकता है। ऐसा उनका मानना था और उन्होंने उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ऐसे लिखा था। लगभग 1800 साल में अकेले इंग्लैंड में ही 2000 से ज़्यादा लोगों को पागल करके घोषित किया गया था और उसी के साथ ये आंकड़ा 1900 साल में यानी 1 लाख तक पहुंच गया। और उसी के साथ 18वीं और 19वीं सदी के दौरान यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में मैड हाउसेस और मेंटल हॉस्पिटल्स बढ़ते गए। 19वीं सदी में ऐसे मैड हाउसेस की संख्या और भी बढ़ती गई, इसमें बढ़ोतरी होती गई। लगभग एक ही मैड हाउसेस में 500-600 लोगों को एक ही जगह पर रखा जाता था। फ्रांसीसी विद्वान माइकल फुको ने उस समय लिखा था कि उस समय जो पागल लोगों की स्थिति थी वो पशु संग्रहालय के जानवरों से भी बहुत ही भयानक थी। फिर धीरे धीरे 18वीं और 19वीं सदी के दौरान चिकित्सा विज्ञान प्रगति करने लगा और तभी डॉक्टर लोग भी इन पागलों की तरफ ध्यान देने लगे। फिर 1754 में इन मैड हाउसेस से संबंधित एक कानून रूल बनाया गया। इस रूल के मुताबिक एक मैड हाउसेस चलाने के लिए उनको लाइसेंस लेना जरूरी था और लाइसेंस लेना पड़ता था। और उसी के साथ उन लोगों के ऊपर निरीक्षण करने के लिए एक कमेटी बिठाया गया। वो कमेटी को परमिशन था कि इन मैड हाउसेस में काम कैसे चलता है ये निरीक्षण करने की उनकी पूरी परमिशन दी गई थी। और तब के जो मैड हाउसेस चलाने वाले तथाकथित लोग थे और उनको अभी चिंता महसूस होने लगा। अब उनको लगने लगा कि हमारा मुनाफा खत्म हो जाएगा और हमारे ऊपर सरकार हमारे ऊपर नियंत्रण में रखेगी। ये सोचकर वो लोग इस रूल का विरोध करने लगे और इस रूल का वो विरोध करके इस रूल को हटाने की कोशिश करने लगे। 18वीं सदी में फिलिप पिने इस फ्रांस के चिकित्सक ने एसिलम्स में यानी पागल खाने में सुधार करने के लिए बहुत प्रयास किए और उन्होंने उस समय मानसिक बीमारी के बारे में वर्गीकरण करते हुए 300 विकारों का पता लगाया। पागलपन को कम भी किया जा सकता है या उसे ठीक भी किया जा सकता है, ऐसा बोलने वाला फ्रांस के पहले चिकित्सक पिने ही थे। और पिने का मानना था कि पागल व्यक्ति ये कोई पापी नहीं, एक मानसिक रोगी होता है, उसे दंड की नहीं उसे उपचार की आवश्यकता होती है। फिलिप पिने इनको मानसिक विकारों का अभ्यासक या पंडित कहा जाता है और उनका जन्म 20 अप्रैल 1745 को हुआ। 1785 में उनका एक जिगरी दोस्त मानसिक बीमारी से मृत्यु होने के कारण उनको बहुत बड़ा अफसोस हुआ और तब से उन्हें एहसास होने लगा कि ऐसे मानसिक बीमारी से मरने वाले, ऐसे मानसिक बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति पूरे देश में कितने होंगे। उसके लिए वे प्रेरित होकर इस मानसिक विकारों से पीड़ित लोगों के लिए कार्य करने का निर्धार किया और उन्होंने अपना पूरा जीवन मानसिक विकारों के लिए सुधार करने के लिए अपना जीवन का योगदान दिया। फिर उन्होंने मानसिक विकारों के बारे में पढ़ना शुरू किया और कुछ ही साल बाद यानी 1992 में वे पेरिस के बिसेट्रे में एसिलम्स के एक संचालक बन गए। बिसेट्रे में पिने आने से पहले कुछ ऐसा दृश्य था जहां पर मानसिक रोगियों को जंजीरों से बांध कर रखा जाता था और उनके साथ अमानवीय रूप से बर्ताव किया जाता था और लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए उनके साथ जानवर जैसा बर्ताव किया जाता था। लेकिन जब से पिने नाम के एक क्रांतिकारी शख्स का एंट्री बिसेट्रे में हो गया तब उन्होंने कुछ योजनाएं बनाए। उन्होंने सबसे पहले उन मानसिक रोगियों को साफ सुथरे कमरे का उपलब्ध करा दिया और साथ ही उनके लिए छोटे छोटे काम करने के लिए लगाया। 1795 में सेल्पिट्रिए के प्रख्यात अस्पताल में उनको मुख्य चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया और पिने का मानना था कि मानसिक विकार होने के पीछे कोई भूत पिशाच या जादू टोना का काम नहीं है, ये सब अंधविश्वास है, ऐसा वो कहने लगे। और तभी से उन्होंने मनोविज्ञान में पहली बार स्टेथोस्कोप का उपयोग करना, टीकाकरण करना, ये चीज़ मनोविज्ञान के जगत में पहली बार उन्होंने लाया। फिर 1807 से लेकर 1815 तक वहाँ के सरकार ने कुछ मैड हाउसेस के बारे में पूछताछ करने के आदेश दिए गए। 1820 में ल्यून्सी कमीशन स्थापित हुआ। इस ल्यून्सी कमीशन में डॉक्टर, वकील और कुछ अन्य अधिकारी भी थे और उनको यह अधिकार दिया गया था कि अगर मैड हाउसेस में कुछ गलत काम होता है तो उनका लाइसेंस रद्द करने और उन मैड हाउसेस के मालिकों के ऊपर मुकदमा चलाने इनका अधिकार उनको दिया गया था। 1828 साल में इंग्लैंड के पार्लियामेंट में द मैड हाउसेस एक्ट भी आ गया था और उसी के साथ साथ अलग अलग देशों में मानसिक रोगियों के समर्थन में सोशल मूवमेंट्स होते गए। अगर हम इटली के बारे में अगर बात करें, विंसेंजो चियोरगी, और इंग्लैंड की अगर बात करें तो विलियम ट्यूक, और फ्रांस की अगर बात करें तो खुद एक पेशेंट ही थे जो मानसिक बीमारी से गुजर चुके थे, उनका नाम है जोआ बाप्टिस्ट पुसिन। और अमेरिका का अगर बात करें
तो उसमें थे डोरोथिया डिक्स। मैं यहाँ पर विशेष रूप से डोरोथिया डिक्स इनके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने 1840 के दशक में मानसिक रोगियों के इलाज के लिए बहुत ही क्रांतिकारी काम किया। इसीलिए इनको मेंटल हॉस्पिटल के सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। जब उन्होंने अमेरिका के मैसेचुसेट्स राज्य में खुद जा जाकर देखा, तो उन्हें पता चला कि जेलों में जिन कुंकार डाकू और लुटेरों को रखा जाता था, उन्हीं जेलों में इन मानसिक रोगियों को या पागल लोगों को रखा जाता था। और उन कुंकार डाकू लोग और वो जो लुटेरे थे, वो लोग इनके साथ बहुत ही क्रूरता से बर्ताव करते थे। इन पागल लोगों को, इन मानसिक रोगियों को मारपीट करते थे। ये देखते हुए डोरोथिया डिस्किन को लगा कि ये बहुत अन्याय है, इसीलिए उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन किया। उन्होंने पागलों के बारे में जनता में जो गलत राय थी, उसको बदलने की कोशिश की, और उसी के साथ मानसिक रोगियों के उपचार के लिए या पागलों के उपचार के लिए उन्होंने कानून में बदलाव लाने की कोशिश की। उनके इस प्रयास से अमेरिका में कई कानून पारित भी किए गए। फिर कुछ दिन बाद वे आंदोलन में लड़ते लड़ते उनका सेहत बिगड़ता चला गया। फिर वो अपना सेहत सुधारने के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में कुछ दिन रहने के बाद उनको वहाँ पर भी एहसास हुआ कि यहाँ पर भी मानसिक इलाज के लिए या मानसिक रोगियों के इलाज के लिए, पागलों के इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल की ज़रूरत है और मेंटल हॉस्पिटल में सुधार होने की ज़रूरत है। तो उन्होंने इंग्लैंड में भी वहाँ अपना आंदोलन चलाया, वहाँ पर भी आंदोलन किया और वहाँ पर भी उन्होंने कानून में बदलाव लाने की कोशिश किया। उसके बाद उनका ये सोशल मूवमेंट का काम या मूवमेंट चैनल यूरोप, आइसलैंड, फ्रांस, इटली, ग्रीस, तुर्किस्तान, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन और हॉलैंड, बेल्जियम, इन जैसे देशों में फैलाया। विशेष रूप से उनके बारे में अगर बताएं तो उन्होंने जापान में एरोनोरी मोरी इस वकील के माध्यम से मानसिक रोगियों के लिए या पागलपन से पीड़ित लोगों के लिए 2 अस्पतालों का निर्माण किया। फिर उन्होंने मानसिक रोगियों के सेवा में डॉक्टर हाउ के साथ 1 साल तक नर्स के रूप में काम किया। उनके इस प्रयासों से कुछ ही दिनों में जो मानसिक रोगी से पीड़ित थे या मानसिक बीमारी से पीड़ित लोग थे, उनके लिए कैदियों से अलग रखा जाने लगा, जेलों से अलग रखा जाने लगा और उनके लिए अलग अस्पतालों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। उनका ये प्रयास से बहुत बड़ा बदलाव आया। मेंटल हॉस्पिटल के इतिहास में अगर बात करें, ये बहुत बड़ी जीत थी। उसके बाद मानसिक रोगियों के लिए कई संस्थाएं बन गए और कानून में कुछ अच्छे बदलाव किए गए और उसके 30 साल बाद अकेले अमेरिका में ही 20 राज्यों में अलग अलग अस्पतालों और संस्थाओं का निर्माण होते गए। 19वीं शताब्दी में औद्योगिकीकरण और लोक संख्या या जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण मानसिक अस्पतालों की संख्या और भी बढ़ती गई, पागलखानों की संख्या और भी बढ़ती गई। एक और जब कृषि पर आधारित जीवन चल रहा था और लोग शांतिपूर्वक जीवन जी रहे थे, गांव के लोग अपने तरीके से शांतिपूर्वक जीवन जी रहे थे, वो सब बिखरते जाने लगा और धीरे धीरे औद्योगिकीकरण बढ़ते गया, इंडस्ट्रियल सिटीज़ बढ़ते गए। अगर दूसरी ओर बात करें तो शहरों में बसी गंदी बस्तियाँ, झोपड़पट्टियाँ और बढ़ती बेरोजगारी, इनके कारण लोगों का मानसिक मानसिक संतुलन बिगड़ता गया और उसी के साथ जिनके पास नौकरी थी, उन्हें 16-16 घंटे तक भयानक परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। इसके कारण उन लोगों का भी मानसिक संतुलन बिगड़ता गया और धीरे धीरे अगर बात करें तो इसमें मानसिक अस्पतालों की संख्या बढ़ती गई और पागलखानों की संख्या बढ़ती गई। अगर हम 1800 से लेकर 1950 तक यानी 150 साल तक अगर डेटा देखा जाए तो ये इस तरह से दिखता है। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो सन 1800 में पेशेंट की संख्या लगभग 1900 थी। अगर हम यही 100 साल बाद यानी 1900 की अगर बात करें तो पेशेंट की संख्या बढ़ते बढ़ते 1 लाख तक पहुंच गई और यही संख्या बढ़ते बढ़ते 50 साल बाद यानी 1950 तक ये संख्या 2 लाख तक पहुंच गई। अगर हम अमेरिका देश की अगर बात करें तो ये संख्या 1850 में लगभग 5000 तक थी और यह अगर देखा जाए तो 1904 तक ये संख्या बढ़ते बढ़ते 1.5 लाख तक पहुंच गई और यही संख्या बढ़ते बढ़ते 1950 तक 5 लाख तक पहुंच गई। 19वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों में यह महसूस होने लगा था कि मानसिक अस्पतालों में या पागलखानों में व्यक्ति के उपचार होने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि उस समय ये पता लगाना मुश्किल था कि उस व्यक्ति को कौन सी मानसिक बीमारी हुई है। मनोविकार भी कई प्रकार के होते हैं, उनके उपचार भी अलग अलग तरीके से करने चाहिए, ये समझने में बहुत समय गया था। लेकिन पागलखानों का वास्तविक सुधार प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ, क्योंकि जिन सैनिकों को उसमें चोट लगती थी, वो घायल हो जाते थे,
उसके कारण उनका मानसिक संतुलन बिगड़ता था। तभी पहली बार एक मनोविकार सामने आया, उसका नाम है शेल शॉक। युद्ध के दौरान अस्पतालों में अक्सर मरीज भोजन के कमी के कारण मर जाते थे और उन सैनिकों को लगातार मौत से लड़ना पड़ता था और उन्हें लगातार लाशों और खूनों को देखकर उनके अंदर अजीबो मनोविकार होते थे और उसका परिणाम उन सैनिकों के जीवन शैली पे बहुत असर पड़ता था। आर्थिक मंदी के यानी 1930 के दशक में सबसे ज़्यादा असर पागलखानों पर और अस्पतालों पर पड़ा, क्योंकि उस समय बहुत ही लागत की कमी हुई। इसके कारण मेंटल हॉस्पिटल और ये जो पागलखाने थे उस पर बहुत असर पड़ा। पागलों का पागलपन अगर हद से ज़्यादा हो जाए तो उन्हें बिजली के झटके दिए जाते थे। इसे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी ईसीटी भी कहा जाता है और इसे इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी भी कहा जाता है। इसका सबसे पहले प्रयोग 1938 में यूगो सेरिलिटी उन्होंने किया और उन्होंने ये प्रयोग जो बोल नहीं पाते थे ऐसे लोगों पर किया और इन्हें जब शॉक दिया जाता था तब उन रोगियों के अंदर, उन मानसिक विकारों से पीड़ित लोगों के अंदर या उन पागलों के अंदर, उनके शरीर के अंदर झुंझुनाहट सा महसूस होता था और वो शॉक देने के बाद भी जागे ही रहते थे और उनके अंदर अगर कुछ बदलाव देखने को मिलता तो वो इस तरह था। वो ज़ोर ज़ोर आवाज़ में गाना सुनते थे, वो अचानक से शांत हो जाते थे। ये देखकर सेरेनिटी और उनके कर्मचारियों को भी एहसास होने लगा या उनको लगने लगा कि हम जो एक थेरेपी यूज़ कर रहे हैं ये सही भी है या गलत। एक प्रयोग करते करते उनको भी ये साबित करना करना था, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें एक दिन विश्राम दिया जाए और दूसरे दिन उन्हें शॉक दिया जाए। ऐसे पेशेंट उन डॉक्टरों और सहकर्मियों की अगर बात सुनता तो वो बातें सुनकर वो उन्हें उन्हें कहने लगा कि उसे दोबारा शॉक ना दे। ये देखकर सेरेनिटी और कर्मचारियों को ये पक्का एहसास हुआ कि ये जो हम थेरेपी यूज़ कर रहे हैं इसे जारी रखना चाहिए। 1930 के दशक से ही लोबोटॉमी का इलाज शुरू हुआ। इसका सबसे पहला उपयोग जिन्होंने किया उनका नाम था एंटोनियो इगास मोनिज और इसको लोकप्रिय बनाया वाल्टर फ्रीमन ने। लोबोटॉमी करने के पीछे का विचार ये था कि आंखों के पीछे जो फ्रंटल लोब होता है उस फ्रंटल लोब के भाग को काटकर रोगियों के या मानसिक विकार से पीड़ित लोगों के उनके आक्रामकता और अवसाद को कम किया जा सकता है या नियंत्रित किया जा सकता है। 1930 से लेकर 1950 तक इस दशक में इंसुलिन कोमोथेरेपी का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया और इसको इंसुलिन शॉक थेरेपी भी कहते हैं। उस जमाने में स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते थे और उसके बाद न्यूरोलेप्टिक क्लोरोमाइजिन इस दवाई का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करने लगा और इसको साइकोलॉजी के वर्ड में जो मानसिक बीमारियों पे, मानसिक विकारों पर दवाई का इस्तेमाल करते हैं उसको साइकोफार्माकोलॉजी कहते हैं और इसके उपयोग से बाद में लोबोटोमी और कोमोथेरेपी बंद होते गए। फिर दूसरे महायुद्ध के दौरान जर्मनी में 2 लाख से ज़्यादा लोगों को, मनोरोगियों को नाजी लोगों ने मार डाला। अक्सर हम सुनते हैं कि यहूदियों को कत्ल किया गया। यहूदियों को कत्ल करने की हम स्टोरी पढ़ते हैं या कहीं पे सुनने को मिलता है, लेकिन बहुत ही कम जगह पे हमें ये देखने को मिलता है कि मनोरोगियों को जिन नाजी लोगों ने मारा है उसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। ये बहुत ही डरावनी बात थी क्योंकि उस समय के जर्मनी के जो मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक थे ये या तो उसके समर्थन में थे या वो खुले तौर पर इसका विरोध करने के लिए डरते थे। अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर यानी डीएसएम, उसके बाद इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज आईसीडी बन गए। उसी के साथ चाइनीज क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर और लैटिन अमेरिकन गाइड फॉर साइकेट्रिक डायग्नोसिस बनते गए और फिर धीरे धीरे अलग अलग मानसिक विकारों के बारे में पता चलता गया और इसका वर्गीकरण करते चले गए। अभी भी बहुत सारे इस पर वाद विवाद और चर्चा का विषय बन गया है और इस पर चर्चा और वाद विवाद होते जा रहे हैं। दोस्तों, अब तक हमने मेंटल हॉस्पिटल के इतिहास के बारे में यानी पास्ट के बारे में बात किया है। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे मेंटल हॉस्पिटल के फ्यूचर के बारे में। इस 21वीं सदी में मेंटल हॉस्पिटल का वर्तमान स्थिति क्या है, सन 2000 से लेकर सन 2022 तक इसका इतिहास क्या रहा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इस वर्तमान स्थिति में इसका सिचुएशन क्या है, अभी वर्तमान स्थिति क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे।
दोस्तों हर एक देश, हर एक क्षेत्र और व्यक्तिगत रूप में अगर देखा जाए, अभी मेंटल हॉस्पिटल की स्थिति अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में और अलग अलग व्यक्तिगत स्थानों में इसका स्थिति अलग अलग है और इसका सिचुएशन अलग है। हाल के वर्षों में मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य को महत्व देते हुए कई देश इसमें निवेश भी बढ़ाया है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य का उपचार सही से हो सके और मानसिक उपचार में और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होने के लिए इसमें बहुत सारे देश अपना निवेश बढ़ाया। हालांकि आज भी कई देशों में कई मानसिक अस्पतालों में पैसों की कमी के कारण या फंड के कमी के कारण या उसमें कर्मचारियों की कमी के कारण या खराब इलाज के कारण आज भी इन मेंटल हॉस्पिटल के ऊपर लोग आलोचना करते हैं और इसका शिकायत करते हैं। कुछ मामलों में अगर देखा जाए तो मानसिक अस्पतालों पर रोगियों के या मानसिक रोगियों के अधिकारों का उल्लंघन करने या उनको घटिया सेवा प्रदान करने के कारण इन अस्पतालों पर आरोप लगाया गया है। अगर 21वीं सदी के आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए। अगर हम बात करें तो हर एक अस्पताल मानसिक रोगियों को ठीक करने के साथ साथ मानसिक अस्पतालों में मानसिक स्वास्थ्य अच्छा अच्छा रखने के लिए भी उस पर काम करना चाहिए। यानी एग्जाम्पल के अगर तौर बताए तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर बोला जाता है। इसी तरीके से मानसिक रोगियों को रोग होने से पहले किसी को भी मानसिक रोग होने से पहले मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखकर मानसिक रोग से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में भी इसमें स्टडी किया जा रहा है और इसमें सुधार किया जा रहा है। इन मेंटल हॉस्पिटलों में ये बहुत सारे चेंजेस किया जा रहा है। साक्ष्य आधारित देखभाल यानी एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। दोस्तों अब सवाल यह है कि इस 21वीं सदी में अब इस वर्तमान स्थिति में मानसिक अस्पतालों की चुनौतियाँ क्या है। दोस्तों इस 21वीं सदी में मेंटल हॉस्पिटल में या समाज में जो चुनौतियाँ आ रहे हैं वो इस तरीके से है। सबसे पहला चुनौती है स्टिग्मा यानी कलंक। स्टिग्मा यानी कलंक, इसमें क्या बोला जाता है कि अगर कोई मानसिक बीमारी से पीड़ित है तो उन लोगों को देखकर कई दूसरे लोग समझते हैं कि ये आदमी फलाना आदमी पागल हो गया है, वो आदमी मानसिक बीमारी से पीड़ित है, ये कोई बीमार है, ऐसे नहीं समझते हुए मानसिक बीमारी को एक अलग ही अंदाज से, अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। आज भी समाज में मानसिक बीमारी के प्रति लोग जागरूक नहीं है। मानसिक बीमारी से जो लोग पीड़ित होते हैं उनके तरफ समाज से अलग नज़रिए से देखा जाता है, उन्हें समाज से अलग माना जाता है। दोस्तों मानसिक रोग भी शारीरिक बीमारी की तरह ही रोग है, ऐसा जानना बहुत ज़रूरी है, इसको मानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों उसके साथ इसमें मानसिक कलंक यानी स्टिग्मा, इसमें लोगों को ऐसा महसूस करने लगाते हैं कि वो समाज से अलग लोग हैं। जो मानसिक बीमारी से पीड़ित है उन लोगों को ऐसा डर लगता है कि समाज से मदद लेने की डर लगता है, वो लोग अकेला महसूस करते हैं और वो समाज से अलग महसूस करने लगते हैं। और इस वजह से वो आदमी मानसिक बीमारी से पीड़ित जो आदमी है वो और भी अकेला पड़ जाता है और मानसिक बीमारी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए समाज में एक कलंक जो लगा है इसको मिटाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम जो भी मानसिक रोगी है या मानसिक बीमारी से पीड़ित लोग हैं उनके प्रति सकारात्मक नज़रिए से उनको मानसिक बीमारी से बाहर निकालने के लिए मित्र हो या समाज हो, कोई डॉक्टर हो या कोई मेंटल हॉस्पिटल हो, इसमें सहयोग देना बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि उस फलाना आदमी को जो मानसिक बीमारी हुई है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है या उसका उपचार क्या है, इसके ऊपर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। ये चुनौती ये चुनौती अभी सामने पाया जा रहा है। दोस्तों इन चुनौतियों में नंबर 2 पे आता है देखभाल के पहुंच में कमी। दोस्तों कई जगह पर आज भी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से या जोग्राफिकली वहाँ तक समय पे ना पहुंचने की वजह से उन मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों को सही से इलाज नहीं हो पाता है या उन तक अच्छे से इलाज न होने के कारण, उनके अपर्याप्त इलाज के कारण उनको शारीरिक या मानसिक में बिगाड़ हो सकता है। उनके शारीरिक और मानसिक बिगाड़ होने के कारण वो लोग मानसिक बीमारी से बहुत गहरे में पीड़ित हो जाते हैं और उनको उस मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों को उसमें से बाहर निकालना और भी कठिन हो जाता है। इसके लिए हर एक जगह पे जो लोग रहते हैं वो रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, वहाँ पे समय पे मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ का जो भी चीज़ है वहाँ पे पहुँचना चाहिए। इसके बारे में
हर कोई इसमें प्रयत्न करना चाहिए। दोस्तों, इन चुनौतियों में नंबर 3 पे आता है कार्य बल की कमी। दोस्तों, आज की स्थिति में अगर बात करें तो मेंटल हॉस्पिटल के प्रोफेशन में जैसे कि साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, नर्स, साइकेट्रिस्ट या उसमें और कोई बात करें तो उसमें काउंसलर्स आते हैं और उसके बाद थेरेपिस्ट आते हैं। ऐसे जो भी प्रोफेशन है मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, इनकी मांग बहुत अधिक है। और इसमें अगर डिमांड और सप्लाई की अगर बात करें तो डब्ल्यूएचओ के एक स्टडी के अनुसार, उनके सर्वे के अनुसार अगर बात करें तो 1 लाख लोगों के पीछे सिर्फ 9 लोग ही है जो मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, अब हम 2000 से लेकर 2022 तक का जो भी मेंटल हॉस्पिटल से संबंधित या मेंटल हेल्थ से संबंधित यानी मानसिक अस्पतालों के संबंधित या मानसिक स्वास्थ्य के संबंधित जो भी उल्लेखनीय घटनाओं या बदलाव हुए हैं उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। दोस्तों, ये मेंटल हॉस्पिटल के विकास में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है और बहुत सारा बदलाव लाया है। इसके बारे में हम जानेंगे कि क्रमशः 2000 से लेकर 2022 तक इसमें क्या क्या घटनाएं घटी और इसमें क्या क्या बदलाव होते गए, इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, इन चुनौतियों में नंबर 4 पे आता है देखभाल की गुणवत्ता में कमी। दोस्तों, आज के कई मेंटल हॉस्पिटल में संसाधनों की कमी के कारण या कई अप्रशिक्षित वहाँ पे प्रोफेशन लोगों के कारण या जो भी वहाँ पे उपचार कर रहे हैं उनका अगर उपचार ठीक से नहीं होने के कारण कई जो लोग मानसिक बीमारी से पीड़ित है वो लोग असंतुष्टि महसूस कर सकते हैं और उनका इन संस्थानों पर या मेंटल हॉस्पिटल के ऊपर से भरोसा कम हो सकता है। इसके लिए इसमें सुधार करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इसके बाद इन चुनौतियों में नंबर 5 पर आता है रोगी की सुरक्षा। दोस्तों, इन मेंटल हॉस्पिटलों में जो भी पेशेंट है, पेशेंट की सुरक्षा के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। उनको सुरक्षा प्रदान करना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ जो भी इन मेंटल हॉस्पिटलों में स्टाफ है उनका सुरक्षा के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। उनका सुरक्षा रखना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि इन मेंटल हॉस्पिटलों में कई हिंसक या कई मामलों में पेशेंट्स अपना काबू खो बैठते हैं या कोई कई स्टाफ काबू खो बैठते हैं। इसके कारण वहाँ पे पेशेंट हो या स्टाफ, उनके ऊपर हावी होने के कारण, उनके ऊपर कोई हिंसा या उनके ऊपर अटैक होने के कारण कई बार चोटें लग सकते हैं। इसका सुरक्षा के बारे में इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। उनका सुरक्षा रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसके बाद इन चुनौतियों में नंबर 6 पर आता है सामुदायिक सेवाओं की एकीकरण। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि इन मेंटल हॉस्पिटल में कई दूसरे हॉस्पिटल के साथ या कई संस्थाओं के साथ कोलैबोरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। उनके साथ एकीकरण करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके कारण जो मानसिक रोगी होता है, जो मानसिक बीमारी से पीड़ित लोग होता है, उनको कई संस्थाएँ, कई अस्पताल या कई अन्य कोलैबोरेशन चीज़ों को एकीकरण करने के कारण उनके संसाधनों में प्रगति हो सकती है और उसके कारण मानसिक रोगियों को अच्छे से सही वक्त पे सही तरीके से इलाज भी मिल सकता है। इन एकीकरण के कारण यानी कोलैबोरेशन के कारण बहुत कुछ संभव हो सकता है। बहुत बहुत सारी चीज़ें आसानी से उनको मेंटल हेल्थ के इश्यूज से उभरने को मौका मिलता है। और साथ ही साथ इनको एक तरीके से देखा जाए तो मेंटल हॉस्पिटल में बहुत सारा सुधार हो सकता है और समाज में मेंटल हेल्थ के प्रति लोगों का रवैया बदल जाता है। इसके लिए सामाजिक एकीकरण करना और इन मेंटल हॉस्पिटल्स के सामुदायिक सेवाओं को एकीकरण करके लोगों को उपचार दिलाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब हम 2000 से लेकर 2022 तक का जो भी मेंटल हॉस्पिटल से संबंधित या मेंटल हेल्थ से संबंधित यानी मानसिक अस्पतालों के संबंधित या मानसिक स्वास्थ्य के संबंधित जो भी उल्लेखनीय घटनाओं या बदलाव हुए हैं उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। दोस्तों, ये मेंटल हॉस्पिटल के विकास में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है और बहुत सारा बदलाव लाया है। इसके बारे में हम जानेंगे कि क्रमशः 2000 से लेकर 2022 तक इसमें क्या क्या घटनाएं घटी और इसमें क्या क्या बदलाव होते गए, इसके बारे में हम जानेंगे। सन 2000 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ ने निम्न और मध्यम आय वाले देशों में जो मानसिक स्वास्थ्य में कमी है उसे दूर करने के लिए MHGAP यानी मेंटल हेल्थ गैप एक्शन प्रोग्राम शुरू किया। सन 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए ओल्मस्टेड बनाम एलसी के जरिए जो विकलांग व्यक्ति है, मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से, इन विकलांग व्यक्तियों के लिए उनको सेवाएं प्राप्त करने में उनको संस्थागत सेवाओं के बजाय
समुदाय सेवाएं पाने के लिए उनको अधिकार दिया गया। सन 2005 में विकलांग व्यक्तियों के इनके ऊपर एक कन्वेंशन हुआ था। उस कन्वेंशन में जो मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से विकलांग हो, उन लोगों के लिए अपना अधिकार पाने का और उनके लिए समुदाय में शामिल होने का अधिकार दिया गया। और इसके लिए उस कन्वेंशन में परमिशन मिला है कि विकलांग व्यक्तियों का भी एक समुदाय बनाया जाए और विकलांग व्यक्तियों के लिए भी एक तरीके से उनको उनके अधिकार प्राप्त हो जाए, इसीलिए इस कन्वेंशन में बात की गई थी। इसके बाद सन 2008 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य समानता और व्यसन मुक्ति स्वास्थ्य समानता में इसमें यानी डी एडिक्शन रूल में हस्ताक्षर किए गए थे, सिग्नेचर किए गए थे। और उसके बाद इसमें जो भी फैसिलिटीज़ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मिलते थे, उसी तरीके से मानसिक स्वास्थ्य में भी यानी मेंटल हेल्थ में भी उस फैसिलिटी को मिलना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे ये रूल पारित किया गया। और उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो इस 2008 में मानसिक समानता के लिए बहुत कुछ बदलाव किए गए। इसके बाद सन 2012 में एपीए ने यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने DSM-5 का संस्करण प्रकाशित किया गया। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर का 5वां संस्करण को प्रकाशित किया गया। इसमें जो भी नए नए मेंटल डिसऑर्डर्स है, इसके बारे में उसमें ऐड किया गया, उसके बारे में उसमें बताया गया। इसके बाद सन 2013 में संयुक्त राज्य अमेरिका में अफोर्डेबल केयर एक्ट लागू किया गया। इस अफोर्डेबल केयर एक्ट में ऐसा था कि जो भी मेंटल हेल्थ का सर्विस लेना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे की कमी है, उसको वो मेंटल हेल्थ सर्विस लेने के लिए उसके पास जितना पैसा होना चाहिए उतना नहीं है, तो उसके लिए इस एक्ट के जरिए जो भी अफोर्डेबल केयर एक्ट है, इसके अंडर वो मेंटल हेल्थ सर्विस ले सकता है और उसे अपना मानसिक सुधार करने में कभी पैसों के दिक्कत के कारण उसको मानसिक स्वास्थ्य लेने से कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए इस अफोर्डेबल केयर एक्ट में ये शामिल किया गया। इसके बाद सन 2015 में संयुक्त राष्ट्रों ने सतत विकास को अपनाया और उन्होंने मेंटल हॉस्पिटल में या मेंटल हेल्थ में सुधार लाने के लिए हमेशा कोशिश करते गए और सन 2015 में भी उन्होंने कुछ नियम लागू किए और इसमें मानसिक स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए और इसका लक्ष्य शामिल किया गया। उसके बाद सन 2019 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उसमें मेंटल हॉस्पिटल के बजाय सामुदायिक मेंटल हेल्थ सर्विस के ऊपर यानी कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट पर जोर दिया गया और उसमें पहला ही मार्गदर्शन सन 2019 में शुरू किया गया। और इसमें ऐसा था कि जो भी लोग मेंटल हॉस्पिटल के जरिए मार्गदर्शन लेते थे, उसको अभी बदल कर उसको सामुदायिक आधारित पर कैसे काम करे, सामुदायिक आधारित मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूकता करके लोगों के अंदर यानी कम्युनिटी के अंदर एक मानसिक स्वास्थ्य का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके वहाँ पे नेचुरली इलाज कर सके। इसके लिए सामुदायिक आधारित सेवाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया गया और इसके ऊपर और भी अभी काम चल रहा है। इसके बाद सन 2020 में जैसे ही कोविड-19 शुरू हुआ, इस कोविड-19 के फर्स्ट फेज में यानी महामारी में लोगों के मानसिक स्वास्थ्य में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और इसके लिए इसमें मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य की मांग बढ़ी और मेंटल हॉस्पिटल की मांग बढ़ी। इसके लिए जो भी केयरिंग सेंटर थे, उनके अंदर बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत थी और उस समय वहाँ पे इसके ऊपर प्रभाव डाला गया और इस पर काम किया गया। इसके बाद सन 2021 में यानी कोविड-19 के सेकेंड फेज में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोविड-19 मेंटल हेल्थ रिसर्च एक्ट लागू किया यानी मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान अधिनियम लागू किया। इसके अंदर जो भी कोविड-19 के बारे में रिसर्च होते हैं, उसको धन उपलब्ध कराने का काम इस एक्ट में लागू किया गया था और इस एक्ट में कोविड-19 के अंदर जो भी मेंटल हेल्थ रिसर्च होते हैं, उसके सभी नियम इसमें लागू थे। और इसके बाद सन 2022 के मार्च महीने में ही DSM यानी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, इसका 5वां संस्करण यानी DSM-5 TR संस्करण शुरू किया गया। कुल मिलाकर अगर बात करें तो मेंटल हॉस्पिटल में यानी मानसिक अस्पतालों में ये बहुत सारे 2022 तक बदलाव होते गए। दोस्तों, अभी
देखते देखते 2023 भी शुरू हुआ। इस 2023 में अगर हम बात करें अभी से लेके फ्यूचर में मेंटल हॉस्पिटल के बारे में क्या फ्यूचर है और इसका भविष्य में क्या स्थिति हो सकती है मेंटल हॉस्पिटल की, इसके अगर प्रिडिक्ट किया जाए, इसके बारे में अगर हम भविष्य किया जाए तो इसमें कुछ चीज़ें हम बता सकते हैं। फ्यूचर में ये चीज़ें हो सकती है। अभी हमें कुछ चीज़ें देखने को भी मिल रहा है जिसमें अगर हम मैं कई पॉइंट के बारे में बताऊँ, कई पॉइंट आपके सामने रख सकता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, मानसिक अस्पतालों का यानी मेंटल हॉस्पिटल के भविष्य के बारे में अगर बात करें तो ये बहुत ही जटिल और उभरता हुआ विषय है। अगर मानसिक अस्पतालों की अगर बात करें तो उसमें बहुत सारे बदलाव ऐसे हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं और इसकी स्थिति अलग अलग देशों में, क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है और इसमें कुछ प्रेडिक्ट किया जाए तो ये इस तरीके से हो सकता है। उसमें हमने कुछ पॉइंट निकाला है, इसको हम एक एक करके देखेंगे। इसमें नंबर 1 पे आता है कम्युनिटी बेस्ड केयर यानी सामुदायिक आधारित देखभाल। दोस्तों, इसकी अगर बात करें तो अभी मेंटल हॉस्पिटल की स्थिति की अगर बात करें तो इसमें कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट पे जोर दिया जा रहा है और इसके ऊपर बहुत सारा बदलाव भी देखने को मिल रहा है क्योंकि लोगों को लग रहा है और जो भी काउंसलर्स है उनको भी लग रहा है कि ये बहुत ही प्रभावी माध्यम है जो कि पेशेंट्स को उनका मेंटल हेल्थ के बारे में ख्याल रखने के लिए, उनको उनको मेंटल हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखने के लिए ये माध्यम बहुत ही प्रभावी है। इसके लिए इस माध्यम से लोग सामुदायिक आधारित देखभाल रखने में विश्वास रख रहे हैं और इस उपचार को लेने के लिए लोग इसके लिए अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और इसके लिए लोग इसमें क्या होता है कि जो भी पेशेंट है उनको खुला इन्वायरमेंट मिलता है, वो लोग इसमें कंफर्टेबल फील करते हैं। इसके कारण कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट जो है ये अभी प्रभावी माध्यम बन चुका है। कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट में आउट पेशेंट क्लिनिक के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें पेशेंट्स को नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाता है, जैसे कि वो अपने दोस्त से बात कर रहे हैं या परिवार के लोगों के साथ बात कर रहे हैं और उसी की तरह यहाँ पे काउंसलर भी उनके साथ परिवार की तरह, उनके दोस्तों की तरह इसमें बात करते हैं और उसी के साथ इसमें उनको काउंसलिंग के अंदर फ्री माइंडेड उनके साथ बातें करते हैं। और उसी के साथ इसमें और एक खास बात यह है कि कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट में बहुत ही प्रभावी उनके अंदर रिजल्ट भी मिल जाते हैं और साथ ही साथ उनको जो भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है वो ट्रीटमेंट सही से भी मिल जाता है। दोस्तों, नंबर 2 पे आता है ग्रेटर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग। दोस्तों, इसके अंदर अगर बात करें तो अभी टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है और टेक्नोलॉजी का उपयोग अभी मेंटल हॉस्पिटलों में बहुत सारा उपयोग किया जा रहा है। और उसी के साथ इसके अगर बात करें, इस टेक्नोलॉजी की खासियत बात यह है कि इसमें टेलीमेडिसिन और डिजिटल टेक्निक जो है इसका इस्तेमाल बहुत होते जा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि जो भी पेशेंट है उनको शारीरिक रूप से मेंटल हॉस्पिटल को आने की ज़रूरत नहीं। अगर वो किसी दूर एरिया में है तो वो मेंटल हॉस्पिटल में या किसी अस्पताल में उस एरिया में नहीं आ पा रहे तो उनको घर बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए या किसी वीडियो कॉल के ज़रिए उनको काउंसलिंग किया जा सकता है। और उसी के साथ कई सोशल मीडिया ऐप्स भी हैं जिनके ज़रिए वो घर बैठे बैठे मेंटल हॉस्पिटल के बारे में जान सकते हैं और मेंटल हेल्थ के बारे में वो सजग हो सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे बदलाव हमको देखने को मिल रहे हैं। उसमें कुछ चेंजेस के बारे में मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ। इसमें आता है ईएचआर यानी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्डर। इसमें होता क्या है कि जो भी पेशेंट होता है उनका अभी तक का उपचार के अंदर जो इतिहास रहा उसके बारे में, अभी जो उपचार उनका चल रहा है उसके बारे में और साथ ही साथ वो जो दवाई ले रहे हैं उसके बारे में इसमें हम रिकॉर्ड रख सकते हैं। और इसमें जो भी काउंसलर है उसको फ्यूचर में किन चीज़ों की ज़रूरत है, उस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, इसका भी इसमें रिकॉर्ड रखा जा सकता है। उस पेशेंट का पूरा इसमें इतिहास, उसके बाद उसका उपचार, उसका फ्यूचर में क्या भी उपचार करना है उसके बारे में इसमें सभी योजनाएं रखे जा सकते हैं और उनका योजना पूरा इस ईएचआर में रिकॉर्डिंग करके रखा जा सकता है। इसके ज़रिए हर एक को सटीक से यानी सही से इलाज मिल पाएगा और इसमें बहुत सारे बदलाव किए जा सकते हैं। और इसके बाद है टेलीसाइकेट्री। टेलीसाइकेट्री ये भी नया टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए
हम कोई भी मनोरोग अगर दूर है तो उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम उनको इलाज कर सकते हैं और उसके बारे में काउंसलिंग भी कर सकते हैं। ख़ास करके अगर हम बात करें कोई रूरल एरिया में यानी ग्रामीण भाग में रहता है तो उनको भी इलाज वक्त पे पहुंचा सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे लागत की कमी होती है और ये उतना कॉस्टली भी नहीं होता है। इसके ज़रिए लोगों को कम से कम लागत में इसका उपचार भी मिल जाता है। और ख़ास करके टेली साइकेट्री तब काम आता है जब कोई बहुत ही टिपिकल एरिया में हो या कभी वो बहुत ही संकट में हो, तो उस समय ये टेली साइकेट्री बहुत ही उपयोग हो सकता है और इसका उपयोग किया जा सकता है। मोबाइल ऐप्स एंड डिजिटल टूल्स। दोस्तों, अभी दिन ब दिन मोबाइल ऐप्स और डिजिटल टूल्स बढ़ते जा रहे हैं। खास करके मेंटल हेल्थ के सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये मोबाइल ऐप्स और डिजिटल टूल्स में बहुत सारे बदलाव होते जा रहे हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो माइंडफुलनेस के लिए, मेडिटेशन के लिए, साथ ही साथ इसमें काउंसलिंग के लिए बहुत सारे ऐप्स अभी आ चुके हैं और इसमें और बहुत सारे अपडेट भी होते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर हम मोबाइल ऐप्स और डिजिटल टूल्स की अगर बात करें तो ये फिजिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ डिजिटल ट्रीटमेंट करने में भी बहुत ही कामयाब हो सकता है। दोनों का कॉम्बिनेशन करके अभी कई मेंटल हॉस्पिटल इसका उपयोग भी कर रहे हैं। डिजिटल ट्रीटमेंट प्लस फिजिकल ट्रीटमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन करके भी इसमें बहुत सारे काउंसलर इसमें काम भी कर रहे हैं और इसमें बदलाव भी करते जा रहे हैं। दोस्तों, अब नया टेक्नोलॉजी में आता है वीआर थेरेपी यानी वर्चुअल रियलिटी थेरेपी। इसमें वर्चुअल रियलिटी थेरेपी की अगर बात करें तो इसमें आता है सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में जो भी इमर्सिव टेक्निक होता है उसके अंदर सुधार करना है। और जो भी एंजाइटी से हो या किसी चिंता से गुजर रहा हो, अगर कोई पीटीएसडी से गुजर रहा हो, तो उनके उपयोग के लिए ये वर्चुअल रियलिटी थेरेपी जो है ये बहुत ही काम आ सकता है। और इसका उपयोग करके जो भी पेशेंट है, जो भी मानसिक बीमारी से पीड़ित है, उसके लिए वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए उनको इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और इसमें अगर हम बात करें तो अभी इसमें मेटावर्स भी शामिल है और साथ ही साथ इसमें फ्यूचर में चैट जीटीपी अभी जो आया है उसका भी इस्तेमाल बढ़ सकता है। इन मेंटल हॉस्पिटलों में ऐसे जो भी नए टेक्नोलॉजी एआई टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी से लेके एआई टेक्नोलॉजी, चैटबॉट्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इनके ज़रिए अभी मेंटल हॉस्पिटल में इनकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और इसके बाद बात करेंगे वेरेबल टेक्नोलॉजी। वेरेबल टेक्नोलॉजी यानी पहनने योग्य तकनीक, यानी हाथ में हम स्मार्ट वॉच पहनते हैं और ऐसे बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं कि स्मार्ट वॉच में बहुत सारे फैसिलिटीज़ है, जैसे कि हार्ट रेट चेक करना और उसके बाद स्लीपिंग पैटर्न्स, उसके बाद जो भी आपका जागने का और उठने का पैटर्न है उसके बारे में हम जान सकते हैं। और आपका शारीरिक सेहत और मानसिक सेहत दोनों के बारे में आप स्मार्ट वॉच में जान सकते हैं और उसका आप पूरा तरीके से आप उसका नियोजन कर सकते हैं और उसका आप एक खुद का एक पैटर्न बना सकते हो। खुद का एक तरीके से आप जो भी आपका शेड्यूल है उसको आप बना सकते हो स्मार्ट वॉच में। और आप अपना मेंटल हेल्थ का ख्याल उस स्मार्ट वॉच के ज़रिए आप हमेशा रिकॉर्ड रख सकते हो। आपका अभी का मेंटल हेल्थ कंडीशन, साथ ही साथ फिज़िकल कंडीशन जो है उसको आप चेक कर सकते हो और समय समय पे आप हमेशा जागरूक रह के उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। ये इसका फ़ायदा है। और साथ ही साथ अगर हम इसमें अगर बात करें तो फिटनेस ट्रैकर भी है। फिटनेस ट्रैकर के ज़रिए आप जान सकते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशन और उसी के साथ आपका फिज़िकल हेल्थ कंडीशन दोनों अब किस कंडीशन में है इसके बारे में आप जान सकते हो और सजग रह सकते हो। और हमेशा बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसके लिए आप वेरेबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो और इसका उपयोग करके आप उसका फ़ायदा ले सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखने जैसी है कि ये जितने भी टेक्नोलॉजी बढ़ रहे हैं, ये इंसान को रिप्लेसमेंट करने के लिए नहीं है। ये बस अपने पूरक के लिए यानी एक तरीके से सपोर्ट के लिए यूज़ करना है। ये कभी भी जितना भी टेक्नोलॉजी बढ़े, ये कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट हो, काउंसलर्स हो या कोई थेरेपिस्ट हो, ये जितने भी सर्विस सर्विस मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। ये अगर बात करें टेक्नोलॉजी एक तरीके से उसका पूरक है, एक सपोर्ट के लिए है। ये हमेशा ध्यान रखना है
इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। टेक्नोलॉजी जितना भी बढ़े, आखिरकार मेंटल हॉस्पिटलों में अ, एक इंसान ही है जो आपको मदद कर सकता है। इंसान को रिप्लेस करना और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ये यथासंभव नहीं है। ये कभी धोखा भी हो सकता है। आप पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर भी डिपेंड रहोगे तो आप धोखा भी खा सकते हो और आपको बहुत सारे गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल सकते हैं। इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ पे कितना करना चाहिए, उतना ही करना चाहिए। और कई चीज़ें ऐसे भी है जो कि इंसान के बिना नहीं हो सकता है। वो चीज़ें इंसान के पास ही सीखना पड़ेगा। इंसान के पास ही जाके आपको, यानी जैसे कि काउंसलर्स हो, थेरेपिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, उनके पास जाके आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। आप अगर पूरे तरीके से टेक्नोलॉजी बदल गया ऐसे समझ के खुद ही ट्रीटमेंट करने बैठोगे तो वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमेशा याद रखिए, टेक्नोलॉजी ये एक सपोर्ट के लिए आया है। बस उसका आप सहारा लीजिए, एक सपोर्ट लीजिए। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, आप एक हमेशा जो भी ऑथेंटिक साइकोलॉजिस्ट है, जो ऑथेंटिक थेरेपिस्ट है, जो नॉलेजेबल काउंसलर्स है, उनके ज़रिए आप हमेशा अपना मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूक रहिए और उनके साथ हमेशा सलाह मशवरा करिए। और आपका मेंटल हेल्थ कंडीशन जो है उसको सुधार करने के लिए किसी एक साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट या कोई काउंसलर, इनके साथ कनेक्ट रहिए। और आप अपने साथ ही साथ अपने परिवार का भी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए। और मेंटल हेल्थ के बारे में और मेंटल हॉस्पिटलों के बारे में लोगों को भी बताइए। दोस्तों, ये था मेंटल हॉस्पिटल के बारे में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की जानकारी। दोस्तों, आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर लाइक करिए। और साथ ही साथ मेंटल हॉस्पिटल के बारे में हर किसी को थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए हर एक तक जो भी आप मेंटल हॉस्पिटल के बारे में जानना चाहता हो या अगर किसी को आप बताना चाहते हो तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। और अगर हमारे लिए कोई फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक बताइए। आपको वीडियो देख के क्या लगा, कैसे लगा, और आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और कोई फीडबैक हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पे जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं उसको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथ ही साथ दोस्तों, आप ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।